नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट्स को। हिंदी मीडियम का ये सॉल्यूशन है बच्चों। शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट ख़त्म करेंगे आपका आज का काम। तो आपको पता ही है कि जैसे ही आपका चैप्टर हो जाता है तो आपको चैप्टर करने के बाद उसको रिवाइज़ करने के लिए एक वर्कशीट आती है। तो आज की जो वर्कशीट है वो रिविजन वर्कशीट है। कार्बन और इसके यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं, देख लेते हैं इनको। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, छोटे वाले क्वेश्चंस। किसी कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वो होता है CH2। इथेन C2H6 के अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? 7 सहसंयोजी आबंध होते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूं। इथेन बनता है बच्चों ऐसे, 1 2 कार्बन और इसके में 6 हाइड्रोजन होते हैं। अगर आप देखिए 6 आबंध बने तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे देखते हैं। कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n हो तो इसका दूसरा सदस्य होता है ये। पहले 3 प्रश्न हो गए हमारे। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है, डैश और डैश कार्बन के 2 अपर रूप हैं। तो बेटा 2 अपर रूप कौन से हैं? एक है हीरा, ग्रेफाइट। डैश और डैश जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक हैं। तो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन, इनके बिना कोई जैविक यौगिक नहीं बन सकता। कौन सा तत्व श्रृंखलन से पहले अधिक दर्शाता है और क्यों? तो कार्बन दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? कार्बन की एक अद्भुत श्रृंखला, अद्भुत कला है और अद्भुत प्रकृति है कि वो बहुत ज़्यादा श्रृंखलन कर सकता है। हीरे के संश्लेषित करने के लिए शुद्धता कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचित किया जाता है। तो बेटा अति उच्च दाब और अति उच्च ताप पर। ब्यूटेन कार्बन और हाइड्रोजन का एक संतृप्त यौगिक है जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या 4 है। 5वां है, एल्काइन और इथीन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो बेटा एल्काइन का होता है CnH2n-2 और एल्कीन का होता है CnH2n। आखिरी देखिए, बेंजीन की संरचना बनाइए। तो ध्यान से देखिएगा बेंजीन की संरचना, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होती है, बड़ी भी होती है। तो बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन होते हैं CH2 की अवस्था में। 1 2 3 4 5 6 द्विआबंध, एकल आबंध, द्विआबंध, एकल आबंध, द्विआबंध और एकल आबंध। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं, ऐसे उत्पाद जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं, ऐसे उत्पादों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? तो बेटा कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनके पास मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते, इसलिए ये कुचालक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया? बेटा कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें सभी कार्बन जो होते हैं वो, उनके पास जो क्रियात्मक समूह होता है वो एक जैसा होता है और एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ एक CH2 कम ज़्यादा होता है। जैसे लिखा ना कि किसी कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है तो वो CH2 होता है। तो बाकी सब कुछ समान होता है, इसीलिए इनको समजातीय श्रेणी कहती हैं। समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए और बताइए कि इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है। तो 2 का अगर नाम लिखना है सिंपल तो नाम लिख देता हूँ। एक है CH4 और एक है C2H6, ये 2 सदस्य हैं। भौतिक गुणधर्म, कार्बन कितने हैं, और रासायनिक गुणधर्म, इनका क्रियात्मक समूह इन पे कौन सा है। इनके क्रियात्मक समूह पे ये डिपेंड करता है कि इनके जो गुणधर्म है वो कैसे होंगे। समजातीय श्रेणी की यौगिकों की 3 विशेषताएं बताइए। तो बेटा विशेषता ये है कि इनके सभी रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। इनके भौतिक गुणधर्म थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। जैसे एक का अगर जो गलनांक
3 डिग्री है तो दूसरे का हो सकता है 4 हो जाए, फिर 5 हो जाए, ऐसे बढ़ता है। कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? क्योंकि कार्बन की 3 चीज़ें होती हैं। कार्बन श्रृंखलन करता है, इसकी चतुर्संयोजकता होती है और इसका आकार बहुत छोटा होता है। ये तीनों चीज़ें किसी भी दूसरे पदार्थ में एक साथ नहीं होती। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि C3H6, C4H8 और C5H10 एक ही समझौते श्रेणी से संबंधित हैं। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोजन को संयोजित कीजिए। तो जो क्रम लगा बच्चों वो बढ़ता क्रम ही है। C5H10 का गलनांक और क्वथनांक C4H8 से अधिक होता है, क्यों? क्योंकि C5H10 में कार्बन 5 हैं और ये कार्बन जो C5H10 है ये भारी है, इसका वजन ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है C4H8 के मुकाबले। यौगिकों का नाम लिखना है तो C5H10 पेंटीन होता है, C4H8 ब्यूटीन होता है और C3H6 प्रोपीन होता है। कार्बन के उन गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों और कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी हैं। चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन। चतुर्संयोजकता श्रृंखलन के कारण हमारे आसपास इतने सारे कार्बन उत्पाद हमें मिलते हैं। फिर गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। तो कार्बन कुछ तत्व के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, इन तत्वों का नाम बताइए। फुलवीन क्या है और अन्य कार्बन अपरूप किस प्रकार भिन्न है? तो सहसंयोजी आबंध वो आबंध होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ना तो छोड़ा जाता है ना ही ग्रहण किया जाता है। कार्बन कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, इन तत्वों का नाम लिखिए। ये तत्व हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मुख्य यही होते हैं, हालांकि और भी हैं पर ये मुख्य रूप से होते हैं। फुलवीन क्या है? फुलवीन कार्बन का एक अपर रूप है। यह कार्बन के अन्य अपर रूपों से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि ये जो अपर रूप है ये फुटबॉल के आकार का होता है। निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो ये आपको आराम से मिल जाएगी। इन क्वेश्चनों के लिखित उत्तर हम कोशिश करेंगे कि अपने इंस्टाग्राम के पेज पे दे दें। हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं, उस पर आपको आज की वर्कशीट के लिखित आंसर मिल जाएंगे। बाकी डिस्कशन तो हमने कर ही ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की मैथ्स की वर्कशीट पर। तो मैथ्स की वर्कशीट में आज आपको एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा। वो कहते हैं कि दिए गए चित्र में रेखाखंड CD क्या है? तो बेटा CD जो है वो इस वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप अंतर्भाग में स्थित होते हैं और वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। फिर वो कहते हैं कि आकृति 1 में रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त के 2 बिंदुओं को छूता है, यह वृत्त का व्यास है। तो यहां देखिए, इस बिंदु से शुरू हुआ, केंद्र से होता हुआ इस बिंदु को छू रहा है, इसलिए ये व्यास है। अगर दूसरी आकृति की बात करूं तो रेखाखंड वृत्त से बाहर स्थित है, वृत्त को कहीं भी स्पर्श नहीं करता। देखो इस वाले में। तीसरी आकृति में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए ये है, सिर्फ एक P बिंदु पर ये इस गोले को छूती हुई निकल जाती है। और आकृति 4 में रेखाखंड वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यह वृत्त की छेदक रेखा है। अब देखिए छेदक रेखा और जीवा में क्या अंतर है? ये ऊपर जीवा है और ये छेदक रेखा है। जीवा गोले के अंदर ही रहती है, गोले से बाहर नहीं जाती। छेदक रेखा बाहर से शुरू होती है और बाहर चली जाती है। आगे देखते हैं। तो इन्होंने दिया कि वृत्त की जीवा वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है। तो इन्होंने डायग्राम से समझाया, मैंने आपको बता दिया। जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा तीनों का अंतर आपके सामने दिया है। जीवा वृत्त के अंदर स्थित होती है, छेदक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है और स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर होती है। जीवा वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है, छेदक रेखा भी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छूती नहीं प्रतिच्छेद करती है, और स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु को छूती है। जीवा केंद्र से होकर जा सकती है, जीवा केंद्र से होकर जा सकती है, और स्पर्श रेखा क्योंकि ये गोले के बाहर होती है तो ये कभी भी केंद्र से होकर नहीं जा सकती। अगला प्रश्न है कि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा हम स्पर्श बिंदु। दूसरा है आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? तो बेटा अनंत, कोई गिनती ही नहीं है कि कितनी बना सकते हैं, बहुत सारी बन सकती हैं। एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर बताइए। तो बेटा छेदक रेखा और स्पर्श रेखा का एक अंतर तो 3 अंतर तो आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं।
फिर आपकी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा का अंतर ये बिल्कुल साफ है। ये है छेदक रेखा और ये है स्पर्श रेखा। तो ये चित्र आप बना लेंगे आराम से आकृति 3 और आकृति 4 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य और असत्य बताइए। तो पहला प्रश्न है, वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है? सत्य है भाई, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। और वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ये असत्य है। स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर काटती है। चलिए बच्चों, हमने आज की साइंस की और मैथ्स की दोनों वर्कशीट कंप्लीट कर ली हैं। तो आपसे कल मिलेंगे हम कल की वर्कशीट सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।